गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट 3 इस चैप्टर का नाम है धातु और धातु, मेटल और नॉन मेटल, जो कि इसके पहले 3 पार्ट में बना चुका हूँ। इसके ये चौथा पार्ट है। आज मैं कोशिश करूँगा इस चौथा पार्ट में इसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था, इसीलिए हमको 4 पार्टों में इसे बनाना पड़ा, ताकि थोड़ा थोड़ा रहेगा, समझने में अच्छा रहेगा। ये इस हिसाब से इतना डिटेल्स में बता दिया गया है इस चैप्टर में, और आगे भी इस पार्ट में बताया जाएगा कि आज इसको अगर शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं, चारों पार्ट देख लेते हैं, तो समझ जाइए कि आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप किसी और को पढ़ा के चले जाइएगा। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पर भारत के हर एक एग्जाम के प्रतियोगी परीक्षाओं के भी तैयारी कराई जाती है, ठीक। और जो भी यहाँ पे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराया जाता है, तो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, हर एक एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट चलता है। और आज इसके बचे हुए भाग है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करें। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो आपके पास पहुँचे। क्योंकि इस चैनल पर हर एक मटेरियल, हर एक सब्जेक्ट की व्यवस्था है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इधर उधर भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है हम लोग को अगला कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना, ये हम लोग का अगला टॉपिक है। तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना, ये 2 तरीका से हम लोग कर सकते हैं। एक तो है निस्तापन विधि, और दूसरा है भार्जन विधि। यदि हम लोग इसके अंतर को जान लेते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग का एक कंप्लीट हो जाएगा। पहला इसमें अंतर यह है कि यह जो है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक। यह जो है, यह जो भार्जन विधि है, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक। अगला जो है दूसरा का अंतर, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। अब यह जो है इसका दूसरा, यह सल्फाइड अयस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो था हम लोग का क्या, निस्तापन और भर्जन का अंतर। ठीक, अगला हम लोग का है तीसरा नंबर में, ये तो था दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर जो है धातु क्रम में धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना अगला विधि है। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल में Hg मरकरी के सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, गर्म जब किया जाता है तो HgO प्लस SO2 यानी मरकरी के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो मरकरी के ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसी मरकरी के ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, मरकरी के ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो मरकरी अलग प्लस हम लोग का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एक बार और समझिए, अगर मरकरी के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो हम लोग को मरकरी के ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। और इसी मरकरी के ऑक्साइड को फिर पुनः हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मरकरी अलग प्राप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ये था हम लोग का धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। ये इसको बोलते हैं उष्मा का अवकरण। ये जो विधि है, इस विधि को बोलते हैं उष्मा का अवकरण। क्या बोलते हैं, उष्मा का अवकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन द्वारा अवकरण। अब कार्बन द्वारा अवकरण क्या होता है कि किसी भी धातु को, ठीक है, किसी भी धातु के ऑक्साइड को, जैसे मान लो हम जिंक ऑक्साइड ले लिए, इसको कार्बन की उपस्थिति में इसको क्या किए, गर्म किए। ठीक, तो जिंक अलग हो जाएगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिंक के ऑक्साइड को कार्बन के साथ में जैसे इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। दूसरा का एक एग्जांपल हम लोग समझे, जैसे प्लम्बम के ऑक्साइड को जैसे हम लोग कार्बन के साथ में इसको अभिक्रिया कराते हैं तो प्लम्बम अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ये तो हम लोग कार्बन द्वारा अवकरण। देखिए कार्बन 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 के द्वारा ये क्या हो रहा है, ये क्या है, धातु है जो कि ये ऑक्सीजन के साथ में है, तो इसको क्या धातु का अवकरण बोलते हैं। ये भी धातु है प्लम्बम, ये ऑक्सीजन क्या है के साथ में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के धातु के अवकरण बोलेंगे। सब प्रक्रिया किसके साथ हो रहा है, एक कहीं ना कहीं कार्बन के यानी कोक के साथ में इसको गर्म किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग को धातु अलग प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, ये था हम लोग का क्या। अगला है हम लोग का क्या है, अशुद्ध धातुओं का शोधन। क्या है, अशुद्ध धातुओं का शोधन। इससे क्या तात्पर्य है, इससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसे हम साफ कर दें, तो ज्यादा घोष पौच हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अशुद्ध धातुओं का
अशुद्ध धातु का अवकरण के मतलब क्या होता है? ये पहले दो विधि से इसको अलग किया जाता है। पहला विधि है गलनिक पृथक्करण विधि। क्या है? गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि में क्या होता है? इसके पहले वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। जैसे एक कोई मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, इस पर जो भी अशुद्ध धातु है उसको रखा जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। जैसे जब गर्म करते हैं तो जो धातु जो रहता है पिघल के क्या हो जाता है? एक जगह यहाँ पर गिरना आरंभ कर देता है। जो अशुद्ध जो चीज है जो इसी पर ठोस के रूप में क्या रह जाता है? पड़ा ही रह जाता है। यही विधि हम लोग का क्या कहलाता है? गलनिक पृथक्करण विधि कहलाता है। ठीक है। अगला है हम लोग को वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। क्या है? दूसरा का है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन के मतलब क्या होता है? जैसे एक मान लीजिए एक टॉप हो गया। क्या हो गया? टॉप हो गया। ठीक। इसमें जो है ये समझ जाइए ये क्या है? इसको हम लोग जोड़ देते हैं वायर से। ठीक। ठीक। इस पर प्लस चार्ज हो जाता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इस पर रहता है अशुद्ध धातु। ठीक है। इस पर क्या रहता है? अशुद्ध धातु। जैसे इस पे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक जब पास करते हैं तो इसमें से जो शुद्ध ये शुद्ध जो तांबा जो होता है ये तांबे का वैद्युत शोधन बता रहे हैं हम। ये जो शुद्ध जो तांबा होता है वो पिघल के क्या हो जाता है? गिरना शुरू कर देता है। और गिर कर ये क्या हो जाता है? ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोड। इसको बोलते हैं क्या? कैथोड। एक कैथोड में आकर सटना ये चारों तरफ से सटना शुरू कर देता है। जो इसमें जो आके जो भी चिपकता है वो कैथोड पर वो क्या हो जाता है? शुद्ध तांबा होता है, शुद्ध कॉपर होता है। इसमें जो रहता है उसमें क्या रहता है? अशुद्धि रहती है। इसमें जो कॉपर जो रहता है इसमें अशुद्धि रहता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक जब देते हैं, इलेक्ट्रिक देने के बाद में इसमें से जो कॉपर होता है क्या होता है? पिघल के गिरना शुरू कर देता है और इसको कैथोड का कहता है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और ये जो रॉड जो लगा रहता है, ठीक है, ये उसमें जाकर चिपक जाता है। इस प्रकार शुद्ध जो तांबा यानी शुद्ध जो कॉपर जो होता है अलग हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे भी समझ गए होंगे। अब हम लोग को अगला कुछ टॉपिक है। कुछ धातुओं कुछ प्रमुख धातु है जिनके बारे में उनका गुण क्या है और उसके परमाणु संख्या संकेत वगैरह के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक। तो सबसे पहले है हम लोग को क्या? सोडियम। क्या है? पहले हम लोग जानते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका संकेत क्या होता है? Na होता है। ठीक है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11 और इसका संकेत क्या होता है? Na होता है सोडियम। ठीक। ये बहुत बार पूछा जाता है जो सोडियम का संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अब देखिए
ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग कैसे सोडियम को प्राप्त करते हैं, ठीक, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक, जैसे सोडियम के कुछ अयस्क होता है, क्या होता है, सोडियम के कुछ क्या होता है, अयस्क होता है। पहला अयस्क है हम लोग को जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड जो जिंक जो सल्फाइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेड बोलते हैं। दूसरा का जो होता है उसके बोलते हैं कैलेमाइन, कैलेमाइन, ठीक। इसको जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेमाइन बोलते हैं, ठीक। तीसरा का जो होता है जिंकाइड, जिंकाइड, जिंकाइड जो होता है जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंकाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जिंकाइड जो होता है कैलेमाइड, कैलेमाइड कैल्शियम जिंक कार्बोनेट, इसको क्या किया जाता है, भर्जित किया जाता है। जैसे हम लोग भर्जित करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस बनके मुक्त हो जाता है, ठीक। पहला कंडीशन। और दूसरा का कंडीशन क्या होता है इसका, जैसे जिंक ऑक्साइड को क्या किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसको अवकरण किया जाता है, तो जिंक अलग हो जाता है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक। उसके बाद से तीसरा का कंडीशन यह है, तीसरा का कंडीशन जो जिंक सल्फाइड को, ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस बनकर मुक्त हो जाता है। फिर एक बार और समझिए, जैसे जिंक कार्बोनेट को जैसे हम लोग निस्तापित करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो सर जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में इसको क्या कहता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो जिंक हम लोग को प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है, ठीक। ये जिंक जो सल्फाइड है, जो जिंक सल्फाइड, ठीक, उसको ऑक्सीजन के साथ में जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये था हम लोग को सोडियम के बारे में डिटेल्स, ठीक। अगला है हम लोग को क्या, ये पारा, क्या है, पारा, जिसको मरकरी के नाम तो जाना जाता है। इसका संकेत होता है कितना, Hg, यानी हाइड्रोजन। इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है, कितना होता है, 80, ठीक। जो इसका जो अयस्क होता है जिसको बोलते हैं Hg, यानी सिनो बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीने बार बोलते हैं, सीनो नहीं, सीने बार बोलते हैं। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे Hg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे हम लोग इसको अभिक्रिया कराते हैं तो पारा के ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, ये मुक्त होता है। साथ ही साथ फिर से इसको पारा के ऑक्साइड को कार्बन से जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो पारा हम लोग को अलग प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, ये मुक्त हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले। फिर एक बार और समझिए, जो पारा का जो क्या है, अयस्क है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो पारा के ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अब पारा को ऑक्साइड को जैसे हम लोग कार्बन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होता है, पारा अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, हम लोग को प्राप्त
हो जाता है। अगला है हम लोग का ठीक, ये जो हम लोग का जो डिटेल्स जो था ये जिंक के था, किसका था, जिंक के था, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है जेडन होता है, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिंक। ठीक है, ये जो था हम लोग पारा का था, ये पहला हो गया, आई दूसरा हो गया, ये हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा है एल्युमिनियम। क्या है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है। इसको एल्युमिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्युमिनियम बोलते हैं। इसका जो प्रमुख अयस्क है 3 ठो अयस्क है। पहला अयस्क है जो कि ये बोलते हैं बॉक्साइड। क्या बोलते हैं बॉक्साइड, यानी Al2O3 × 2H2O। दूसरा जो है इसका, जिसको बोलते हैं कोरंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोरंडम, जो कि ये Al2O3 होता है। तीसरा का जो है क्रायोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रायोलाइट, क्योंकि Na3Al(F6) ये जो चीज है यो क्या करने वाला है, इसमें कोई समझने वाला चीज नहीं है। इसको याद करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13, इसका संकेत Al होता है। एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क 3 होते हैं, जो कि यहाँ पर उसका मैं संकेत के साथ में मैं लिख चुका हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें यहाँ पर जो हम लोग पहला जो सोडियम होता है कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमने जल्दीबाजी में इसको डिटेल्स बताना भूल गया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए सोडियम जो होता है, सोडियम यानी NaCl। ठीक है, वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। तो वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण में क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लिए। क्या ले लिए सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करना है, सोडियम को अलग करना है और क्लोरीन को अलग करना है। इस पर क्या करेंगे आवेश देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्युत अपघटन। जैसे विद्युत इस पर देंगे तो सोडियम का आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन का आयन अलग हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद से हम क्लोरीन आयन को हम यहाँ पर लेते हैं पहले। तो ये आयन यह बताता है, ऋण आयन, क्लोरीन का ऋण आयन यह बताता है जो क्लोरीन में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं क्या है ये अधिक है। ठीक, अब ये क्लोरीन आयन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा जो लिया है उसको क्या करेगा त्याग करेगा। अभी क्या कर दिया, एक त्याग कर दिया। तो जैसे ही त्याग कर दिया तो ई किस में बदल गया, परमाणु में बदल गया। ठीक है, अब ए हम लोग जानते हैं कि ए क्लोरीन ए 2 पीस में रहता है, यानी ए अणु में रहता है। अब इसको अणु में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन इसको 2 पीस बनाने के लिए क्लोरीन को हमको यहाँ पर इसके क्लोरीन के आयन में 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्लोरीन के ए परमाणु ए अणु में चेंज होगा। अब ये देखिए,
अब यहाँ पर क्लोरीन के 2 ठो आयन हो गया। अब इसको 2 ठो इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अभी क्लोरीन कहाँ से उठ के आया है, यहाँ से आया है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन तो क्या हो गया, 1 ही पीस है, तो इसको 2 पीस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे क्लोरीन को 2 पीस बनाए तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं, इसको बैलेंस किए हैं। ठीक, उसके बाद से देखिए अब क्लोरीन के तो काम हम लोग इस लाइन में हो चुका। अब हम लोग लेंगे 2 पीस सोडियम, क्या लेंगे, 2 पीस सोडियम के आयन लेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 पीस सोडियम के आयन जो है एकाकी है, 2 पीस कहीं ना कहीं दिया है। अभी क्या करेगा अपना पूर्ति, ये क्लोरीन के जो 2 पीस इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा गया है इसको क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। ठीक, जैसे ही ग्रहण जब किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूर्ति हो जाएगा। ठीक, अब ये किस में बदल गया, ये सोडियम के आयन में बदल गया। ठीक, जब सोडियम के आयन में बदल गया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए ये 2 पीस सोडियम के आयन से 2 पीस सोडियम के आयन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक, अब हम लोग को क्या बच गया, ये 2 पीस क्लोरीन के आयन से 2 पीस क्लोरीन के आयन क्या हो गया, कैंसिल हो गया नहीं। अब हम लोग को क्या बच गया, इधर 2 पीस सोडियम क्लोराइड, ठीक, इधर सोडियम के आयन और प्लस क्लोरीन हम लोग को बच के निकल के चला आया। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये देना नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर यहाँ से भी दे दिया है, ख़त्म हो गया, यहाँ से उड़ाते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, ये तो सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड को जैसे हम लोग विद्युत दिए तो सोडियम के आयन प्लस क्लोरीन के आयन में चेंज हो गया। ठीक, अब इसको पहले हम क्या किए, क्लोरीन के आयन को हम लिए हैं। ठीक, जैसे क्लोरीन के आयन को लिए हैं तो आयन यह बताता है, ऋण आयन, जे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना इसमें होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इसको क्या करेगा, इसको चेंज करे, वो त्याग करेगा। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को जो त्याग कर देगा तो किस में बदल जाएगा, परमाणु में, जो आयन था परमाणु में चेंज हो गया। अब ये क्लोरीन जो है एक किसी परमाणु के रूप में था, पहले Cl केवल था, तो लेकिन इसको अणु में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्लोरीन 2 पीस रहता है तब जाके अणु में ये पढ़ा जाता है इसको। ठीक, तो इसको 2 पीस बनाने के लिए, ठीक, इसको जब 2 पीस बनाए तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 पीस बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 से इसमें क्या किए, हम गुणा किए हैं। ठीक, अब ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन जब त्याग किया, 2 ठो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, तो इसको भी इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके क्लोरीन के अणु में चेंज होगा। ठीक, अब ये क्लोरीन के काम हो गए। उसके बाद से सोडियम। ठीक, अब सोडियम यहाँ पर आया, तो सोडियम यहाँ पर आया कितना पीस, 2 पीस। ये 2 पीस ये ऑलरेडी ये लिया हुआ है। ठीक, ये 2 पीस ये लिया हुआ है, तो 2 पीस जो इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 पीस की इसमें कमी है, सोडियम में 2 पीस की कमी है, तो क्लोरीन द्वारा 2 ठो इलेक्ट्रॉन को त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। जैसे ग्रहण करेगा तो इसका जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाएगा, इसका पूर्ति हो जाएगा। अब इसको क्या किए हैं, हम घटा दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिए, 2 सोडियम से 2 सोडियम कैंसिल कर दिया, 2 क्लोरीन से 2 क्लोरीन कैंसिल कर दिया है, 2 सोडियम के क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर बच गया। ठीक, उसके बाद से हम लोग को सोडियम बच गया, क्या बच गया, सोडियम बच गया। वो भी सोडियम हम लोग कितना बच गया है, ये सोडियम हम लोग को 2 पीस बच गया, क्योंकि सबको बैलेंस किया तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पीस यहाँ पर सोडियम था तो इसको भी 2 पीस हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब ये 2 पीस सोडियम बच गया और 2 ठो क्लोरीन बच गया। ये था हम लोग को क्या,
वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया। अब अगला हम लोग पढ़ना है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण से क्या मतलब है? जैसे बहुत से सारे धातु है जो ऑक्सीजन और जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे हम लोग ले लोहा को, ठीक है, लोहा को जैसे हम लोग खुली हवाओं में छोड़ देते हैं तो हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, और उसी हवा में क्या रहता है? उपस्थित जलवाष्प रहता है, जिसके चलते इसमें जंग लग जाता है, जिसको सीधा सीधा हम लोग देहाती भाषा में इसको मूर्छा बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो जंग का लगना कहा जाता है। ठीक है, इसको लोहे में संक्षारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? जब उसको ऑक्सीजन मिलता है और साथ ही साथ जलवाष्प मिलता है, और साथ ही साथ इसको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तब जाके ये क्या हो पाता है, ये जंग इसमें लग पाता है। ठीक, जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझे, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर प्रश्नाली एक रख लीजिए, एक यहाँ पर प्रश्नाली रख दीजिए, और एक यहाँ पर प्रश्नाली रख दीजिए। ठीक, अब इस प्रश्नाली में केवल पानी भर दीजिए, जिसको जल लिख देते हैं। ठीक ठीक, इसमें अब कोई कील हम लोग मान लीजिए कोई कील इसमें रख दिए, तो कोई भी कील अगर रख देते हैं, सिंपल अगर जल उसमें रखते हैं, तो इसमें जो कील रखा हुआ है क्या हो जाएगा? जंग इसमें लग जाएगा, क्योंकि इसको जल भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। लेकिन दूसरा का प्रश्नाली है, उसमें हम क्या कर दिए? कोई ना कोई हम कील रख दिए हैं, इसमें पानी से इसको क्या कर दे? हम लोग भर दे, और इस पानी के ऊपर कोई तेल, जैसे मान लो सरसों के तेल हम इसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। तो पानी से सरसों का तेल जो क्या होता है, कोई भी तेल पानी से क्या होता है? हल्का होता है, जो कि ऊपर क्या होने लगेगा? ये इसके ऊपर, पानी के ऊपर क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। अब इसको तो जल तो मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन ये आने नहीं देगा। कौन? सरसों का तेल, जिसके चलते जो भी इसमें हम लोहा रखे रहेंगे वो क्या हो जाएगा? सुरक्षित बचा रहेगा। तीसरा का कंडीशन यह है, जैसे मान लीजिए हम एक खुली बर्तन में हम कोई कील रख दिए। क्या रख दिए? कील रख दिए। अब कील रख दिए, ठीक, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए। क्या डाल दिए? कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हम लोग सूखा कैल्शियम क्लोराइड, जिसको आर्द्र कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, इसे इसमें जब डाल देंगे तो जैसे इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, साथ में जलवाष्प जैसे आएगा, जो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प रहता है, जैसे वो आएगा तो सोडियम क्लोराइड उसको क्या करता है? सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है। तो इसको तो जलवाष्प तो मिला नहीं, मिला केवल ऑक्सीजन, जिसके चलते इसमें का भी कील क्या हो जाएगा? सुरक्षित बच जाएगा। यानी सीधा सीधा यह आप लोग बात समझ जाइए, कि किसी भी लोहा में जंग लगने के लिए जलवाष्प के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ता है, जो कि ये तीनों कार्यकलाप में हम आप लोग को बता दिए हैं, जो कैसे कैसे जंग लगता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, जो जलवाष्प के साथ साथ ऑक्सीजन की होना ज़रूरी है। दोनों में से एक अगर नहीं रहेगा तो किसी कीमत में क्या होगा? जंग नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब संक्षारण रोकने के उपाय। अब संक्षारण रोकने का
उपाय। तो संक्षारण रोकने का उपाय का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बहुत जंग लगता है, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं जंग लगने से, इसके बारे में हम लोग जानना है। तो पहला है कि धातु के सतह पर लेप चढ़ाकर। धातु के सतह पर लेप चढ़ा के मतलब क्या हो, कोई भी अगर धातु है उस पर गिरीस या मोबिल अगर उस पर हम लोग का लेप अगर कर देते हैं तो किसी कीमत में उसमें जंग नहीं लग सकता है, ठीक है, समझ में आया? अगला है हम लोगों को क्या, रंगाई करके, क्या करके, रंगाई करके, क्या करके, रंगाई करके। तो किसी भी धातु पर अगर हम लोग रंग लगा देते हैं, क्या करते हैं, रंग लगा देते हैं, तो समझ जाइए कि वो क्या होता है, किसी कीमत में उस पर जंग नहीं लग सकता है, ठीक। अगला है हम लोग को क्या कि जस्तीकरण करके, क्या करके, जस्तीकरण करके, ठीक है। यदि हम लोग जस्तीकरण का मतलब यह हुआ किसी भी धातु है उस पर अगर जस्ता के अगर लेप अगर लगा देते हैं, ठीक है, जस्ता के अगर लेप अगर लगा देते हैं तो किसी कीमत में उसमें भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। चौथा यह है कि विद्युत लेपन द्वारा, क्या करके, विद्युत लेपन द्वारा। विद्युत लेपन द्वारा में क्या होता है कि वैद्युत अपघटन द्वारा किसी भी धातु पर अन्य धातु को क्या कर दिया जाता है, लेप चढ़ा दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, माने किसी भी अगर कोई अगर धातु है अगर उस पर किसी और धातु का अगर वैद्युत अपघटन करके विद्युत अगर देकर उस पर अगर लेप अगर चढ़ा दिया जाता है तो किसी कीमत में उस पर भी क्या लगेगा, जंग नहीं लग सकता है, ठीक है। या अगला है हम लोग को कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। पांचवा नंबर है कि धातुओं को अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके। जैसे मान लीजिए कोई एक धातु उसके साथ दूसरा धातु अगर मिलाकर कोई अगर चीज़ अगर बना दिया जाए, कोई भी अगर बर्तन बना दिया जाता है तो समझ लीजिए किसी कीमत में उस पर भी जंग नहीं लगेगा। ये 5 तरीका है जिससे जंग लगने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है कि अगला हम लोग का है टॉपिक स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस इस्पात के मतलब क्या हुआ, कि किसी भी लोहे को निकेल प्लस क्रोमियम, किसी भी लोहे में अगर निकेल प्लस क्रोमियम अगर का मिश्रण करके कोई अगर बर्तन अगर कोई चीज़ अगर बनाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, स्टेनलेस इस्पात कहते हैं, ठीक। इसमें किसी कीमत में जंग नहीं लग सकता है, ठीक है।
अगला है हम लोग को क्या है, सोना का मिश्रण। क्या है, सोना का मिश्रण। सोना जिस चीज़ में उसको मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं। जिस चीज़ में इसको मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेट। जो प्योर जो सोना होता है किस में होता है, 24 कैरेट में होता है। किस में होता है, 24 कैरेट में रहता है। ठीक है, तो प्योर सोना जो इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि यदि इसको प्योर सोना से अगर हम लोग गहना अगर बना लेते हैं तो समझ जाइए, अगर रात में अगर आदमी का गहना पहन के अगर सो जाता है, कोई महिलाएं अगर रात में अगर गहना पहन के सो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, वो उसका शेप अनशेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जब भी सोने का जो गहना बनता है तो 22 कैरेट में बनता है, प्लस 2 कैरेट जो रहता है, नहीं तो उसमें क्या डाला जाता है, सिल्वर डाला जाता है, नहीं तो कॉपर डाला जाता है। नहीं तो सिल्वर या कॉपर, ये 2 ठो चीज़ डाला जाता है। नहीं तो 2 कैरेट सिल्वर डाल दीजिए, नहीं तो 2 कैरेट कॉपर डाल दीजिए। तो 22 कैरेट सोना है, 2 कैरेट ये सिल्वर या कॉपर का मिश्रण होगा, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। आदमी सोते उठे बैठे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुड़ नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको अगले टॉपिक हम लोग देखेंगे। कुछ प्रमुख मिश्र धातु है जिसको हम लोग देख लें, क्योंकि वो परीक्षा में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, ये कौन सा मिश्र धातु कौन कौन से धातु से मिलकर बना रहता है। जैसे 1 नंबर में लेते हैं पीतल। क्या लेते हैं, पीतल। ठीक, इसमें कॉपर 80% रहता है, जिंक 20% रहता है। ठीक है, ये हो गया उसका बनावट। ठीक, अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग देख लीजिए। बर्तन, नलिया, कारतूस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा का है हम लोग का क्या, ब्रोंज। ब्रोंज जो होता है, कॉपर आता है 90%, टीन रहता है 10%। ठीक, अब इससे क्या बनता है, मूर्तियाँ, सिक्के, जहाज। ठीक, 3 नंबर में देख लीजिए है शोल्डर। शोल्डर जो होता है, टीन रहता है कितना परसेंट, 50%, प्लम्बम रहता है 50%। ठीक, इसका इस्तेमाल होता है धातु
प्लस धातु हो या विद्युत तार हो, इसको क्या करने में, जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। चौथा है हम लोग को ड्यूरालुमीन। ये जो होता है इसमें एल्युमिनियम रहता है 95%, कॉपर रहता है 3%, मैग्नीज रहता है 1%, मैग्नीशियम रहता है 0.5%। ठीक। सिलिकॉन रहता है 0.5%। इसका इस्तेमाल जो होता है वायुयान के ढांचे, रसोई घर के सामान। ठीक। स्वचालित वाहनों के पार्ट बनाने में। ठीक। ये प्रमुख 4 ठो ये क्या है, ये मिश्रण है। क्या है ये, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। ठीक। जो कि ये कौन कौन चीज़ से कितना कितना % से बना रहता है, उसका उपयोग क्या है, ये मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया हूँ, जो कि आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अगला है हम लोग को दिल्ली के लौह स्तंभ। दिल्ली के लौह स्तंभ। तो दिल्ली के लौह स्तंभ जो है ये बहुत पुराना है। 8 मीटर तो पहले इसका ऊंचाई है। ठीक। 6000 kg के है ये। ठीक है। 2000 वर्ष ये क्या है, पुराना है। ठीक है। ये दिल्ली के लौह स्तंभ है, जो कि ये 8 मीटर ऊंचा है, 6000 kg के बना हुआ है, 200 वर्ष पुराना है। आज के डेट में भी ये पड़ा हुआ, इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है। इसका कारण यही है कि यह जो है ये लवण का इस पर लेप लगा करके क्या किया गया है, लवण के लेप लगा करके इसको खूब ज़्यादा गर्म करके तुरंत इसको क्या किया गया है, ठंडा कर दिया गया है, जिसके चलते इस पर किसी भी प्रकार के आज के समय भी जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये आज ये धातु और अधातु जो कि चैप्टर है, जो कि 4 पार्टों में आज समाप्त हुआ। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इस टाइप के वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। अगले वीडियो में मैं मिल रहा हूं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।